दर्शकों, आज हम ये कमल हैं भाई, इन्होंने IAS क्वालिफाई किया है। ये झगड़ोली गांव से, महेंद्रगढ़ जिले के झगड़ोली गांव से रहने वाले हैं और ये किसान परिवार में पैदा हुए। इनके पिता, चाचा, ताऊ सभी किसानी का काम करते थे और इन्होंने भी निम्न स्तर से, नीचे से उठकर इस मुकाम को हासिल किया है। तो इनसे बात करते हैं, इनकी शुरुआत पढ़ाई की कैसे हुई और किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की। एक बार बात करते हैं। हाँ जी कमल जी, आप बताइए कैसे आपने पढ़ाई की शुरुआत की और शुरुआत में आप सरकारी स्कूल में गए, गांव में गए, कैसे पढ़ाई की शुरुआत की? पहले तो मैं जैसे गांव में पढ़े होता है कि प्राइमरी लेवल पे जब बच्चा जाता है छोटे, उसको आदत डालते हैं, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। बट फॉर्मली मैंने DAV स्कूल में दाखिला लिया। फिर यूनिवर्सिटी से मैंने 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद मैंने B.Tech की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT सिलचर से, और उसके बाद 2018 में मैंने तैयारी शुरू की थी तीसरे वाले एग्ज़ाम के लिए, और अभी ये मेरा तीसरा प्रयास। तो ऐसे मेरी शिक्षा की जो वो यात्रा, उसको कह सकते हैं, छोटी सी है लेकिन इतनी रही है। तो आपने कोचिंग की या कैसे? हाँ, मैंने 8-9 महीने तक मैंने कोचिंग की थी। फिर मैं घर पे आ गया था अपनी कोचिंग करके, तो मैं फिर घर से ही पढ़ रहा हूँ पिछले 2.5 साल से। तो परेशानी का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि पूरा परिवार किसानी का काम करता था, तो पढ़ाई में भी व्यवधान आए हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपको किसने कोऑपरेट किया? परिवार? ये तो है कि आप जब कोई भी मंजिल की तरफ जाते हो तो आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगे आएंगी, पर मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। मैंने उनको स्टेपिंग स्टोन बनाया टू क्लाइंब अबव। मैं उनसे ऐसे नहीं था कि मैं टकरा गया तो मैं पीछे हट जाऊँगा। वो तो है कि अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हो तो रोज़ सुबह उठते ही संघर्ष शुरू होता है और सोते टाइम तक संघर्ष चलता है पूरे परिवार का। कोऑपरेशन मेरे परिवार में सभी का सहयोग रहा। मेरे पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, दादी, किसी ने शब्दों से मेरे को प्रोत्साहित किया, किसी ने मेरे पेट को छुपा के प्रोत्साहित किया, दोस्तों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। एक बार क्या होता है कि आप अपने अंदर विश्वास खो देते हो कई बार जब सफलता नहीं मिलती है, तो उस टाइम पे किसी के 2 शब्द आपको याद दिला देते हैं कि आप क्या हो रहा, क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो योगदान सभी का रहा, लेकिन वो छोटा छोटा करके जब जोड़ते हैं तो उसको बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। ऐसा मैंने अपना अनुभव किया। तो यही है। तो पूरा परिवार किसान का काम करता है, तो आपके ताऊ जी हैं, ताराचंद जी हैं, विष्णु जी भी हैं, तो इन्होंने पूरा काम किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका आपको गाइडेंस किसने दी? मेरे पापा और मेरी मम्मी ने दी, और इन्होंने मुझे प्रेरणा भी दी, क्योंकि बचपन से मैं देखता रहा हूँ कि मेरी मम्मी रोज़ सुबह एक ही काम करती हैं। तो अनुशासन है, और वही काम कर रहे हैं पूरे साल के 365 दिन। तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। 365 कितनी पढ़ी लिखी है? मेरी मम्मी 10वीं पास है, लेकिन जो काम करती हैं तो मैं भी कोई ऐसा काम कर सकता है जो पूरे दिन खेतों और वैसे काम करती आई हैं। मैं भी करता था पहले, मैं अभी भी करता था खेतों में काम। तो वो जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो मेरे परिवार वाले लोग ही रहे हैं। मेरे ताऊ जी जैसे वो 24 आवर्स काम करते हैं। आपने पशुओं का भी काम किया है, खेत में भी काम किया है, और उसी परिवेश में आपने ये मुकाम हासिल की है। तो आपके लिए इतनी बड़ा संघर्ष रहा है। इसके अलावा जैसे दर्शक देख रहे हैं, कुछ नए बच्चे भी कोई IAS के लिए सपने ले रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, शुरुआत में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं, किससे ज़्यादा फायदा मिलता है? मैं तो जो नए बच्चे उनको यही कहना चाहूँगा कि सपने देखना शुरू किया है तो जैसे मैंने इंग्लिश में एक जगह पढ़ा था कि ड्रीम इट, थिंक इट एंड डू इट। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं, तो उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अब सोचना शुरू हुआ है तो करना भी पॉसिबल हो जाएगा अगर हम प्रयास करेंगे तो अभी भविष्य में। तैयारी की जहाँ तक बात आती है तो स्कूली शिक्षा जो है वो उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, अकेडमिकली भी और नॉन अकेडमिकली भी। जो सब्जेक्ट हमने स्कूल में पढ़े वही हमें वहाँ पे जाके वही किताबें दोबारा से पढ़नी पड़ी। तो मुझे लगा कि अगर स्कूल में इसको अच्छे से पढ़ लेते, बल्कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना पड़े इस सोच के साथ पढ़ता था। मैं छोटा था तो सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं कि मेरे पेपर पास हो जाए, बस इतना ही है। लेकिन उसको अगर हम एप्लीकेशन मोड में पढ़ने लग रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, ये कहाँ हो रही है मेरे चारों तरफ ये चीज़ जो मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ,
तो वो चीज़ शायद हमें याद नहीं रखनी पड़ती और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं उसी नॉलेज को जो हमने किताबों में पढ़ी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। आपको जो किताब के पीछे 5% है वो पढ़ रहे हो, आप किताब में जो लिखा है वो पढ़ रहे हो, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो और ये आप किसी भी किताब पे लागू कर सकते हो, ये वाली चीज़ किसी भी कक्षा में, किसी भी परीक्षा के लिए, तो सफलता मिलती है। और रुकना नहीं चाहिए, मतलब बीच में कोई भी चैलेंज आता है तो उसको सपोर्टिव स्पिरिट में लेना चाहिए और उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ब्रीफली पढ़ना चाहिए, पूरा ज्ञान होना हाँ। चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका हाँ। बेसिक क्या है, हाँ। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और आजकल तो क्या है कि इंटरनेट आ गया है। मेरे टाइम पे मैंने जब कॉलेज पास किया तब भी मेरे पास स्मार्टफोन कॉलेज से निकलने के बाद आया था। मेरे पूरे कॉलेज में मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। इंटरनेट की सुविधा आजकल हर घर में हो गई है, तो आप देख सकते हो कि क्या बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। बुक्स घर पे भी आने लगी हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, तो इनका पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए और तो आपको सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत कर रहे हो। ये मतलब मेरा अनुभव रहा है, कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई की कोई भी क्षेत्र हो। इसमें सब्जेक्ट कौन से ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए इसके अंदर? जैसे मोस्टली कुछ बीएससी करते हैं, कुछ आर्ट्स से बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में प्लस पॉइंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में तो मेनली जो ह्यूमैनिटीज़ है वो सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, फिर आपकी हिस्ट्री हो गई, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती है, लेकिन वो एप्लीकेशन बेस्ड होती है, तो सब लोग उसको तैयार कर सकते हैं, आपका चाहे बैकग्राउंड हो या ना हो साइंस में। फिर आपकी जैसे कि इकोनॉमिक्स आती है, और अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अखबार बहुत पढ़ता था और मैं बहुत टाइम भी लगता था, तो मैं लगाता था टाइम अखबार में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के दिन जो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, उन्हें मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लग जाओ, लेकिन आप एक अखबार रोज़ पढ़ सकते हो। आपको देश दुनिया और अपने आसपास के बारे में जानकारी पड़ेगी, तो वो आपको डेफिनेटली मदद करती है बाद में। तो मोस्टली अखबार के अंदर लगभग हर टॉपिक से लिंक होता है और नई जनरली जानकारी भी होती है, आईक्यू भी बढ़ती है, तो अखबार से ज़्यादातर पूरा मटेरियल मिल जाता है। बहुत चीज़ें मिल ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इससे बच्चों को पूरा उसमें ज्ञान मिलता है। तो मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए? मोटिवेशन कैसे करें? मोटिवेशन क्या था कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में मोटिवेशन ढूंढने लगा था, और पहले तो पता नहीं था मोटिवेशन क्या होता है। जब वो अंदर से आता है ना मोटिवेशन, वो परमानेंट होता है। लेकिन कोई बाहर से आपको मोटिवेट करता है और आप मोटिवेट हो गए जितनी जल्दी, आप उतनी जल्दी डिमोटिवेट भी हो सकते हो। तो अंदर से जो मोटिवेशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी पापा रोज सुबह उठते खेत में जा रहे हैं और वो शाम को आएंगे, मेरे लिए वही मोटिवेशन था कि वो 50-55 की उम्र में ये काम कर सकते हैं, तो मैं 9-10 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं तो धूप में भी नहीं बैठता। और यही था कि मतलब मेरे को कुछ होगा नहीं अगर मैं पढ़ लूँगा, तो मैं सीख ही रहा हूँ कुछ। उम्मीदें नहीं रखता था कि मेरे को ये परीक्षा पास करनी है, ये करना है। मेरा पर्पज होता है मुझे सीखना है और मुझे अच्छे से सीखना है, चाहे कितना ही टाइम लगे, टाइम दो उस चीज़ को। तो टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप उस चीज़ को सीखते हो तो। जैसे कि हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी होता है, कोई चीज़ 700 रुपये, हमें लगता है कि है 700 की तो हम खरीदते हैं उसको, हमें लगता है नहीं है 700 की, 500 की, हम नहीं खरीदते उसको। तो वैल्यू फॉर मनी या फिर जो टाइम की वैल्यू है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम इज़ द लग्जरी, दैट इज़ व्हाट आई हैव फील। रुचि कैसे पैदा हो? थोड़ा सा दर्शक देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, रुचि बच्चों की जब तक पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा नहीं होगी तब तक उनका उसमें मन नहीं लगेगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, रुचि कैसे पैदा हो? रुचि का क्या है ना, अपने जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें क्या होता है कि पढ़ाई का मतलब होता है नंबर। उससे आंकते हैं कि नंबर कितने आए, उसके 90% आए, 100% आए, तो वो बंदा पढ़ने में अच्छा है, जिसके कम आए वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो बच्चे भी वही सोचने लग जाते हैं कि मेरे को नंबर ही लाने हैं और मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन जो शिक्षा है वो एक बहुत बड़ी टर्म है, उसमें आपकी मॉरल वैल्यूज़ भी आती हैं। आप एनवायरनमेंट के प्रति कितने संवेदनशील हैं, आप समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कुत्तों को पत्थर मारते हैं, कुछ होते हैं कुत्तों को उठा के गोद में खिलाते हैं। तो ये वैल्यूज़ होती हैं, आपके साथ रहती हैं आजीवन। और जब आप शिक्षा का समझ जाते हो कि इसकी मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ इस शिक्षा को, तब आता है कि आपने क्यों पढ़ाई। क्या बहुत बच्चों को यही नहीं सिखाया जाता है कि आपको पढ़ना क्यों है, आपको क्यों स्कूल भेजा जा रहा है। उन्हें पर्पस नहीं पता उस चीज़ का, उन्हें वट पता है कि वट दे आर डूइंग, बट वाई दे आर डूइंग वो नहीं पता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें वाई पता होना चाहिए हर चीज़ का, कि ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ और मुझे क्यों करना चाहिए।
खुद से सवाल जवाब करे वो बच्चा, घर में इस पे बात होनी चाहिए कि तू क्या करता है, क्यों कर रहा है, तू खेल रहा है, तू क्यों खेल रहा है। कुछ बच्चे सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं, कुछ सोचते हैं कि मुझे तो नेशनल खेलना है, कुछ सोचते हैं मुझे इंटरनेशनल खेलना है, कुछ एक आध होता है जो सोचता है मुझे ओलंपिक में मेडल लाना है, वो ले आता है, कुछ सोचते ही नहीं तो वो नहीं लाता। जैसे आपने IAS की परीक्षा पास की है, HCS है, इसमें कितना कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? जैसे HCS की परीक्षाएं निकलती होंगी, क्या आपने HCS की परीक्षा दी? हाँ, मैंने दी थी इस बार HCS की परीक्षा। फ़र्क ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, और जो अब अगर हम कंपेयर करते हैं पेपर और सिलेबस को लेके, और जो एक एप्टीट्यूड चाहिए होता है पेपर देने के लिए, वो अंतर अलग है। जैसे कि सिविल सर्विसेज में आपको बहुत एनालिटिकली सोचना पड़ता है वहाँ पे, और क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं, फैक्ट बेस्ड कम होते हैं। जबकि HCS वगैरह में फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको चीज़ें याद ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। आपको IAS या फिर सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है UPSC वाली, उसमें आपको चीज़ों का जो एनालिसिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई डेट या कोई फैक्ट याद नहीं है तो वो उतना मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता एग्जाम्स में मार्क्स के। तो इसके अलावा आप इस बारे में IAS के बारे में दर्शकों को कुछ और कहना चाहेंगे? मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस सर्विस है और सब इसके लिए एम्बिशियस होते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, और इसमें आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो। अगर आप IAS मिलता है, आपको IPS मिलता है, तो 15-20 साल आप फील्ड में रहते हो। तो मैं जैसे गांव में रहा हूँ तो मुझे मतलब वही रुचि रही है कि मैं गांव में रह के काम करूँ, चाहे कहीं पे भी रहूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे हरियाणा ही मिले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मोटिवेशन जैसे बचपन से मैंने सीखा, तो ये मोटिवेशन शायद हर बच्चे को हम दे सकते हैं अपने घरों में। और पहले मेरे एक टीचर हुआ करते थे NIT सिलचर, उन्होंने बोला था कि बी ए नाइस पर्सन, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। बाद में आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कहलाते हो, पहले आपकी पहचान आपसे होती है कि आप इंसान कैसे हो। तो सबको पहले अच्छा इंसान होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपका सेकेंडरी है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। IAS के लिए आपको ये मोटिवेशन किससे मिला? कहाँ से आपके अंदर मन के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं IAS हूँ? पहले तो छोटे थे ना, तो पता नहीं था कि ये मतलब होता क्या है। बट हमारे स्कूल में SDM सर आते थे, संदीप सिंह सर उस टाइम SDM हुआ करते थे। मैं छोटा सा था, DAV में जाता था, साइंस एग्जीबिशन में आ गए सर, और फिर हमें बताते थे कि ये करो देश सेवा। तो पहले निबंध लिखते थे बच्चे, वो 2-4 शब्द होते हैं उनका, लेकिन गूढ़ अर्थ नहीं पता था हमें कि बहुत डीप मीनिंग होता है इन सब चीज़ों का। तो वो सोच तो तभी लिया था कि यार संदीप सिंह सर जैसे बनना है, ऐसे आएंगे और काम करेंगे, लोगों के बीच में भी जाते हैं। फिर गांव में मेला भर रहा है तो भी संदीप सिंह सर आ रहे हैं वहाँ पे प्रोत्साहन के लिए। बट ये नहीं पता था कि करते कैसे हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं कॉलेज में चला गया, बीच में भूल गए थे कि क्या होना है, क्या करना है। कॉलेज में जाके मेरे जो सीनियर्स हैं, हमारे कॉलेज में हर साल उन्हें बुलाया जाता था, जो सेलेक्ट होते थे IAS IPS में, वो कॉलेज में आते थे, बच्चों से मिलते थे, 1-to-1 इंटरेक्शन होता था, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी आते थे। तो वहाँ से थोड़ी जो विजन होता है, जो क्लियरेंस होती है, वो मिलनी शुरू हो गई थी कि ऐसे जाया जाएगा इधर। फिर कुछ मेरे दोस्त सेलेक्ट हो गए जो इनके साथ मैं पढ़ता था क्लास में, वो मेरे से आगे थे, तो मैं उनको देख के उनके पीछे पीछे और मोटिवेट होता चला गया। फिर हमारे गांव से प्रथम भैया थे, वो सेलेक्ट हो गए 2017 में। तो जब रोल मॉडल मिल जाता है आपको, तो आप और ज़्यादा अलाइंड हो जाते हो उस चीज़ के प्रति कि यार मतलब ऐसा है तो हमें भी, हम जा सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो मोटिवेशन बढ़ जाता है आपका उससे। हाँ जी, आप कमल की मम्मी बहन, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप भी उनके साथ पढ़ती थी, कैसे क्या? हाँ, हम मतलब पूरे परिवार में बहुत हार्ड वर्क किया, और भाई तो मेरा बहुत हार्ड वर्किंग है, पंचुअल है, बहुत पेशेंस है। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, जो मेरी पूरी फैमिली में पेशेंस रखते हैं, उसी का आज। तो आप भी क्या पढ़ाई करी है? हाँ, मैं M.Tech सेकेंड ईयर में। तो क्या आपका भी IAS का इरादा है, कोई तैयारी है क्या? नहीं, मेरा नहीं। तो आप M.Tech करके क्या करना चाहते हैं? मैं PhD एंड रिसर्च वर्क की सर। हाँ जी, सुभाष जी, बेटा IAS बना है, तो इसके पीछे आपकी मेहनत भी पूरी काम है। तो इस बारे में आपने किसानी का काम किया है और बड़ी परेशानी आई, तो आगे आप कैसा महसूस करते हैं? जी बहुत खुश हैं इसकी मेहनत यहाँ तक मिलाई, और हम तो कम ही पढ़े लिखे हैं, मेरे को पता भी नहीं था। तो इसके निर्णय में इसके साथ खड़े रहे, इसको हमने महसूस नहीं होने दी वही तेरी वजह से परेशान पा रहे हैं। रात दिन हमने जैसे भी अपना इसको, तो हमने यही कहा भाई तू सच्ची लगन से लग रहा है, एक ही धैर्य रख और अपनी लगन है इसको जारी रख, लेकिन भगवान
ये मुकाम मिलेगा। और आज मदन मोहन कौशिक जी मास्टर जी हैं, तो ये हमारे साथ बड़े हुए हैं, तो इन्होंने भी इनसे इंटरव्यू में कुछ सीखा है और वैसे तो ये सिखाने वाले हैं। हाँ। तो इस बारे में थोड़ा आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? शर्मा जी, मैं आपने भी काफ़ी पहाड़ियों की यात्रा की है, आपका भी बड़ा जुनून रहता है। शर्मा जी, मैं आपको कमल के बारे में एक दो बातें बताना चाहता हूँ। मैं इसको बचपन से क्या जन्म से जानता हूँ। इसका डीएवी स्कूल में पहली क्लास में एडमिशन करवाने में गया था और बचपन से ही ये बहुत ही ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और हार्ड वर्कर था। मेरे पास एक मिनी लाइब्रेरी है घर पे। जब भी स्कूल में कोई डिबेट, सिंपोजियम, स्पीच वगैरह होता तो ये आता और किताबें ढूंढ के ले जाता था और हर बार प्रतियोगिता में मतलब ये अव्वल आता था। इसकी उपलब्धियों पर मुझे ही नहीं, इसके परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को और पूरे क्षेत्र को गर्व है और हम सब बहुत खुश हैं। ये कैमरा थोड़ा सा इधर कीजिए। ये ताऊ जी बैठे हैं, तारा सिंह जी, और इन्होंने परिवार को संयुक्त फैमिली रही है इनकी और पूरा परिवार संगठित रखा है और पूरा किसानी का काम किया है। थोड़ा सा आप भी बताइए, आपने किस प्रकार से मेहनत की है, पंचुअलिटी की है, बच्चों को आपने पंचुअलिटी भी सिखाई है। पैसे से किसान हैं जी, हमने बड़ी मेहनत और संघर्ष करी और मैंने अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। 2018 में इसने मेरे को रात को 11 बजे मैं टूर पर सो रहा था, उस समय इसने मेरे पास फ़ोन किया। ये चेन्नई में महिंद्रा एंड महिंद्रा में सर्विस लग गया था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक मेरा बेटा और कमाने वाला हो गया। तो ये बोलता हूँ जी, मुझे जन्म जाग रहा है, क्या मैं इससे रिज़ाइन दे दूँ? मैं नहीं बेटा, रिज़ाइन क्यों दे रहा है? एक कमाने खाने में मेरे को बहुत ही खुशी होगी कि भाई मेरा बेटा कमाने लग गया और हमारे साथ सारा हो गया। फिर बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले मैंने दूसरा फ़ोन आपके पास किया है, पहला फ़ोन मैंने मेरे पापा के पास किया। मेरे पापा नहीं हो गया कि तेरे ताऊ जी से पता कर ले। तो फिर मैंने कहा कि बेटा ठीक है, मुझे क्या करना है? बोलता हूँ जी आपने पैसे की मेहनत मदद करनी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बहुत भरोसा हो गया था कि ये बेटा कुछ भी कर सकता है, ये पैसे को बर्बाद नहीं करेगा। ये मेरे पिताजी, मेरे दादाजी का, मेरे गांव का, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। मैंने इसको हरी झंडी दे दी। बोलता हूँ जी ठीक है, मैं कल सुबह ही रिज़ाइन दे देता हूँ इससे, मैं ठीक है मुझे बेटा दे दे। तो तब से इसको ये IAS का ये जुनून लगा। उस दिन पता नहीं इसने ज्वाइन भी कर ली थी NIT सिलचर से, इसने मैकेनिकल से ये पास आउट हुआ और फिर तैयारी में उतर गया। हमने जैसे तैसे भी दुख सुख पा के कैसे भी करके, और इसने बड़ी संघर्ष मेहनत करी और उसकी हमें अति खुशी है। आज तक ये इस मुकाम तक पहुंचा, हम इससे बहुत खुश हैं। इसमें पूरे परिवार का भी पूरा योगदान रहा है। पूरे परिवार का, मेरी बूढ़ी माता जी हैं उनका भी आशीर्वाद, पूरे परिवार का। मेरा छोटा भाई है विष्णु, ग्रामीण अंचल से चल के किसानी जो करने वाला परिवार है, उसका बेटा बड़ी मेहनत की। आज ये मुझे खुशी के आंसू आ रहे हैं। ये कमल की मम्मी है, ये IAS में है। तो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? 10वीं क्लास। तो आपने बेटा IAS बना है तो बड़ी मेहनत की होगी। तो इसमें किस प्रकार से आप समय पर इनको जगाया या पढ़ाया, किस प्रकार से मोटिवेट किया, थोड़ा सा मैं समय पर नहीं रहता तो समय पर जरूर थी। जैसे इसका पसंद का खाना जो हमारे जमींदारों ने इस सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे बहुत और इससे ज़्यादा कितने घंटे तक पढ़ता है? ये रात को पढ़ता था, पता नहीं ये रात कई बार तो बोलता था हमने चीज़ों से बोलता था मम्मी मैं तभी सोया था, आपने हमें उठा दिया जब बसों का काम करने जाते इसका कमरा नीचे मुझे पता नहीं लगा आपको। तो इसलिए कई बार तो प्लॉट बंद कर देती, बच्चा जब चाहिए कई बार ध्यान नहीं देता था। तो आपको खुशी का कैसे इजहार हो रहा है आज बेटा IAS बना है? मेरी बहुत खुशी हो रही है, भगवान ने इसी कृपा की है। हमारी छोटी सी बहुत मेहनत करके ग्रामीण अंचल में मोस्टली महिलाएं परिवार कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार से पढ़ाएं? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान रख कर अपने बच्चों को आगे। हमें तो ये सब ऐसा पता नहीं कि मेरे बच्चे ने आगे ऐसे, हमें पता नहीं था कैसे IAS कैसे पढ़ेंगे। ये अपने लेवल पर चलता है, हम इसको सपोर्ट करते हैं।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.